रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा यह लिखा गया है। यह निबंध आपके पाठ्यक्रम में समाहित है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी जी का छायाचित्र है, आप देख सकते हैं। लेखक रामवृक्ष बेनीपुरी जी का जन्म 23 दिसंबर 1899 को बेनीपुर मुजफ्फरपुर बिहार में हुआ था। वे स्वाधीनता सेनानी के रूप में लगभग 9 साल ये जेल में रहे। जेल में रहने के बाद कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के संस्थापकों में से एक बेनीपुरी जी 1957 में प्रजा सोशलिस्ट पार्टी से विधायक चुने गए। गेहूं और गुलाब 1948 से 1950 के बीच लिखे गए शब्द चित्रों का संग्रह है, जिसमें 25 शब्द चित्र हैं। इस संग्रह में गेहूं और गुलाब शीर्षक एक शब्द चित्र भी है, जिनमें समाज, परिवार, व्यक्ति, संस्कृति, प्रकृति, किसान, मजदूर, समाज के वंचित वर्गों, डोम, कंजर, घासी वाली, पनिहारी इत्यादि के चित्र हैं। लेखक ने स्वयं घोषणा की है कि यह पुस्तक है और आंदोलन भी। बेनीपुरी जी का निधन 7 सितंबर 1968 को हुआ। चलिए इस निबंध का वाचन करते हैं। गेहूं हम खाते हैं, गुलाब सूंघते हैं। एक से शरीर की पुष्टि होती है, दूसरे से मानस तृप्त होता है। गेहूं बड़ा या गुलाब, हम क्या चाहते हैं, पुष्ट शरीर या तृप्त मानस, या पुष्ट शरीर या तृप्त मानस। जब मानव पृथ्वी पर आया, भूख लेकर क्षुधा पिपासा, क्या खाएं क्या पिए, माँ के स्तनों को निचोड़ा, वृक्षों को झकझोरा, कीट पतंग पशु पक्षी कुछ न छूट पाए उससे। गेहूं उसकी भूख का काफिला आज गेहूं पर टूट पड़ा है। गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ, गेहूं उपजाओ। मैदान जोते जा रहे हैं, बाग उजाड़े जा रहे हैं गेहूं के लिए। बेचारा गुलाब भरी जवानी में सिसकियां ले रहा है। जीवन की आवश्यकताओं के मानसिक वृत्तियों को कहीं कोने में डाल रखा है, दबा रखा है। ये देखते हैं। किंतु चाहे कच्चा चरे या पका कर खाए, गेहूं तक पशु और मानव में क्या अंतर। मानव को मानव बनाया गुलाब ने। मानव तब बना जब उसने शरीर की आवश्यकताओं पर मानसिक वृत्तियों को तरजीह दी। यही नहीं, जब उसकी भूख खाँव खाँव कर रही थी, तब भी उसकी आंखें गुलाब पर टंगी थी। उसका प्रथम संगीत निकला जब उसकी कामिनियाँ गेहूं की उखल और चक्की में पीस कूट रही थी। पशुओं को मारकर खाकर ही वह तृप्त नहीं हुआ। उनकी खाल का बनाया ढोल और उसकी सींग की बनाई तुरही। मछली मारने के लिए जब वह अपनी नाव में पतवार का पंख लगाकर जल पर उड़ा जा रहा था, तब उसके छप छप में उसने ताल पाया, तराने छोड़े। बांस से उसने लाठी ही नहीं बनाई, वंशी भी बनाई। रात का काला घुप पर्दा दूर हुआ, तब यह उच्छ्वसित हुआ सिर्फ इसलिए नहीं कि अब पेट पूजा की संविधा जुटाने में उसे सहूलियत मिलेगी, बल्कि वह आनंद विभोर हुआ। उषा की लालिमा से उगते सूरज की सने सने प्रस्फुटित होने वाली सुनहली किरणों से, पृथ्वी पर चमचम करते छल लक्ष ओस कणों से। आसमान में जब बादल उमड़े, तब अपनी कृषि का आरोप करके ही वह प्रसन्न नहीं हुआ। उनके सौंदर्य बोध ने उसके मन मोर को नाच उठने के लिए लाचार किया। इंद्रधनुष ने उसके हृदय को भी इंद्रधनुषी रंगों में रंग दिया। मानव शरीर में पेट का स्थान नीचे है, हृदय का ऊपर और मस्तिष्क का सबसे ऊपर। पशुओं की तरह उसका पेट और मानस समानांतर रेखा में नहीं है। जिस दिन वह सीधे तन कर खड़ा हुआ, मानस ने उसके पेट पर विजय की घोषणा की। गेहूं की आवश्यकता उसी है, किंतु उसकी चेष्टा रही है गेहूं पर विजय प्राप्त करने की। उपवास, व्रत, तपस्या आदि उसकी चेष्टा के भिन्न भिन्न रूप रहे हैं। जब तक मानव के जीवन में गेहूं और गुलाब का संतुलन रहा, वह सुखी रहा, आनंदमय रहा। वह कमाता हुआ गाता था और गाता हुआ कमाता था। उसके श्रम के साथ संगीत बंधा हुआ था और संगीत के साथ श्रम। उसका सांवला दिन में गाय चराता था, रात में रास रचाता था। पृथ्वी पर चलता हुआ आकाश को नहीं भूला था, और जब आकाश पर उसकी नजरें गड़ी थी, उसे याद था कि उसके पैर मिट्टी पर हैं। किंतु धीरे धीरे यह संतुलन टूटा। अब गेहूं प्रतीक बन गया तोड़ने
वाले, उबाने वाले, थकाने वाले, नारकी यंत्रणाएं देने वाले श्रम का, वह श्रम जो पेट की क्षुधा भी अच्छी तरह शांत न कर सके। और गुलाब बन गया प्रतीक विलासिता का, भ्रष्टाचार का, गंदगी और गलीज का, वह विलासिता जो शरीर को नष्ट करती है और मानस को। अब उसके सांवले ने हाथ में शंख और चक्र लिए, नतीजा महाभारत और यदुवंशियों का सर्वनाश। वह परंपरा चली आ रही है। आज चारों ओर महाभारत है, गृह युद्ध है, सर्वनाश है, महानाश है। गेहूं सिर ढूंढ रहा है खेतों में, गुलाब रो रहा है बगीचों में, दाने दोनों अपने अपने पालनकर्ताओं के भाग्य पर दुर्भाग्य पर। चलो पीछे मुड़ो, गेहूं और गुलाब में हम एक बार फिर संतुलन स्थापित करें। किंतु मानव क्या पीछे मुड़ सकता है? यह महायात्री चलता रहा है, चलता रहेगा। अरे क्या नवीन संतुलन चिरस्थायी हो सकेगा? क्या इतिहास फिर दोहरा कर नहीं रहेगा? नहीं, मानव को पीछे मुड़ने की चेष्टा न करो। अब गुलाब और गेहूं में फिर संतुलन लाने की चेष्टा से सिर खपाने की आवश्यकता नहीं। अब गुलाब गेहूं पर विजय प्राप्त करे, गेहूं पर गुलाब की विजय, चीर विजय। अब नए मानव की यह नई आकांक्षा हो, क्या यह संभव है? आगे है, बिल्कुल 16 आने संभव है। विज्ञान ने बता दिया है यह गेहूं क्या है, और उसने यह भी जता दिया है कि मानव ने यह चीर बुभुक्षा क्यों है। गेहूं का गेहूं तो क्या है, हम जान गए हैं। यह गेहूं उससे आता कहाँ से है, हमसे भी यह छिपा नहीं है। पृथ्वी और आकाश के कुछ तत्व एक विशेष प्रतिक्रिया के पौधों की बालियों से संग्रहित होकर गेहूं बन जाते हैं। इन्हीं तत्वों की कमी हमारे शरीर में भूख नाम पाती है। क्यों पृथ्वी की कुड़ाई जुताई गुड़ाई हम पृथ्वी और आकाश के नीचे इन तत्वों का क्या न ग्रहण करें? यह तो अनहोनी बात है। यूटोपिया, हाँ यह अनहोनी बात है। यूटोपिया तब तक बनी रहेगी जब तक मानव संहार कांड के लिए आकाश पाताल एक करता रहेगा। जो ही उसने जीवन की समस्याओं पर ध्यान दिया, यह बात हस्ता मलकवत सिद्ध होकर रहेगी। और विज्ञान को इस ओर आना है, नहीं तो मानव का क्या, सर्व ब्रह्मांड का संहार निश्चित है। विज्ञान धीरे धीरे इस ओर कदम बढ़ा रहा है। कम से कम इतना तो अवश्य ही कर देगा कि गेहूं इतना पैदा हो कि जीवन की परम आवश्यक वस्तुएं हवा पानी की तरह इफरात हो जाए। बीज, खाद, सिंचाई, जुताई के ऐसे तरीके और किस्म आदि तो निकलते ही जा रहे हैं जो गेहूं की समस्या को हल कर दे। प्रचुरता, शारीरिक आवश्यकताओं की पूर्ति करने वाले साधनों की प्रचुरता की ओर आज का मानव प्रभावित हो रहा है। प्रचुरता एक प्रश्न चिन्ह है। क्या प्रचुरता मानव को सुख और शांति दे सकती है? हमारा सोने का हिंदुस्तान, यह गीत गाइए, किंतु यह न भूलिए कि यहाँ एक सोने की नगरी थी जिसमें राक्षसता निवास करती थी, जिसे दूसरे की बहु बेटियों को उड़ा ले जाने में तनिक भी झिझक नहीं थी। राक्षसता जो रक्त पीती थी, जो अभक्ष खाती थी, जिसके अकाय शरीर था, 10 सिरे थे, जो 6 महीने सोती थी। गेहूं प्रबल है। वह बहुत दिनों तक हमें शरीर का गुलाम बनाकर रखना चाहेगा। पेट की क्षुधा शांत कीजिए तो वह वासनाओं की क्षुधा जागृत कर बहुत दिनों तक आपको तबाह करना चाहेगा। तो प्रचुरता में भी राक्षसता न आवे, इसके लिए क्या उपाय? अपनी मनोवृत्तियों को वश में करने के लिए आज का मनोविज्ञान 2 उपाय बताता है। इंद्रियों के संयमन की और प्रवृत्ति को ऊर्ध्वगामी करने की। संयमन का उपदेश हमारे ऋषि मुनि देते आए हैं, किंतु इसके बुरे नतीजे भी हमारे सामने हैं। बड़े बड़े तपस्वियों की लंबी लंबी तपस्याएं एक रंभा, मेनका, एक उर्वशी की मुस्कान पर स्खलित हो गई। आज भी देखिए, गांधी जी 30 वर्ष के उपदेशों और आदेशों पर चलने वाले तपस्वी किस तरह दिन दिन नीचे गिरते जा रहे हैं।
इसलिए उपाय एकमात्र है वृत्तियों को ऊर्ध्वगामी करना, कामनाओं को स्थूल वासनाओं के क्षेत्र से ऊपर उठाकर सूक्ष्म भावनाओं की ओर प्रवृत्त कीजिए। शरीर पर मानस की पूर्ण प्रभुता स्थापित हो। गेहूं पर गुलाब की। गेहूं के बाद गुलाब, बीच में कोई दूसरा टिकाव नहीं, ठहराव नहीं। गेहूं की दुनिया खत्म होने जा रही है, पर वह दुनिया जो आर्थिक और राजनीतिक रूप से हम सब पर छाई है, जो आर्थिक रूप से रक्त पीती रही, राजनीतिक रूप से रक्त बहाती रही। अब दुनिया आने वाली है जिसे हम गुलाब की दुनिया कहेंगे। गुलाब की दुनिया मानस का संसार, सांस्कृतिक जगत। आहा, कैसा वह शुभ दिन होगा। हम स्थूल शारीरिक आवश्यकताओं की जंजीर तोड़कर सूक्ष्म मानव जगत का नया लोक बनाएंगे। जब गेहूं से हमारा पिंड छूट जाएगा और हम गुलाब की दुनिया में स्वच्छंद विहार करेंगे। गुलाब की दुनिया, रंगों की दुनिया, सुगंधों की दुनिया। भौरे नाच रहे, गूंज रहे, फूल सूंघनी फुदक रही, चहक रही, नृत्य गीत आनंद उत्साह। कहीं गंदगी नहीं, कहीं कुरूपता नहीं। आंगन में गुलाब, खेतों में गुलाब, गालों पर गुलाब खिल रहे, आंखों में गुलाब झांक रहा। जब सारा मानव जीवन रंगमय, सुगंधमय, नृत्यमय, गीतमय बन जाएगा, वह दिन कब आएगा? क्या वह आ रहा है? क्या आप देख रहे हैं? कैसी आंखें हैं आपकी? शायद उन पर गेहूं का मोटा पर्दा पड़ा हुआ है। पर्दा को हटाइए और देखिए वह अलौकिक स्वर्गीय दृश्य इसी लोक में, अपनी इस मिट्टी को पृथ्वी पर ही। शौके दीदार अगर है तो नज़र पैदा कर। ये जो गेहूं और गुलाब है, ये एक ललित निबंध है। ये रामवृक्ष बेनीपुरी के द्वारा रचित है। रामवृक्ष बेनीपुरी जी ने ललित निबंध लिखा है। इस निबंध में ये प्रतीकात्मक निबंध है। गेहूं और गुलाब रामवृक्ष पेरी जी का बिल्कुल प्रसिद्ध और प्रतीकात्मक निबंध है। इस निबंध में गेहूं को भौतिक आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक माना है। मतलब गेहूं है वो भौतिक, आर्थिक और राजनीतिक प्रगति का प्रतीक है, और गुलाब को मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का। मानव प्राचीन काल से सौंदर्य प्रेमी रहा है। मतलब और गुलाब किसका रहा है? मानसिक और सांस्कृतिक प्रगति का। मानव जो है प्राचीन काल से ही सौंदर्य प्रेमी और सौंदर्य प्रेमी रहा है। गुलाब के प्रति मानव का विशेष आकर्षण रहा है, क्योंकि यह सुंदर पुष्प होने के साथ साथ उपयोगी भी है। सुगंध के लिए भी गुलाब का महत्व है। तो आगे इसमें सारांश वगैरह आगे चर्चा करेंगे। थैंक यू।